तो और जूनियर्स कैसे हो तुम सभी? बहुत ज्यादा मजे में हो तो मुझको पता है। हर रोज मजे करते हो, पढ़ भी लिया करो, मैं हर रोज तुमसे बोलता हूँ। तो आज मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जिसने बहुत लोगों को मतलब तकलीफ दी है। मैं मुझे भी दी थी जब मैं इस टाइम पे था, पर अब मुझे तुम्हें वो तकलीफ देनी नहीं है या तुम्हें लेनी नहीं है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब देखो ये चैप्टर बड़ा है तो वन शॉट लेक्चर अभी मैं कवर नहीं करवा रहा, मैं इसको 3 पार्ट्स में करवाऊंगा। 3 पार्ट्स में हम पहले में हम आज ओम्स लॉ तक पूरा क्लियर कर लेंगे। अगले में हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे जिसमें हम पैरेलल और सीरीज वो सब पढ़ लेंगे। और उसके अगले में हम हीटिंग इफेक्ट वाला जो लास्ट में जो बच जाएगा वो करेंगे। ठीक है ना? ये सब करते हैं और शायद आज एक और वीडियो आ जाए, वो भी देख लेना। अब से मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियो डालूं दिन की, ताकि तुम्हें मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि अभी 10th की जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो बहुत मतलब मुझे भी यही चुल थी कि जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा ना उतना बढ़िया है। हमें बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो बहुत लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही भागते रहना। ये अपना ये करना मत, मतलब ये छोड़ मत देना, इस मतलब इस एनर्जी को। मैंने बीच में हल्का सा छोड़ दिया था तो मुझे आगे जाके थोड़ा सा लॉस हुआ था। पर तुम लोग मत छोड़ना, मेरी गलती से तुम लोग सीखो, तुम लोग मत छोड़ना। और हर रोज करते जाना। और मैं तो तुम्हारे लिए हर रोज वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 से 4 भी लाऊंगा मैं, अगर जरूरत पड़ी। तुम लोग मुझे कमेंट कर देना जो जो तुम्हें चाहिए, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अगर पहले बात करें, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें क्या आता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी, घर की इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट ये सब याद आता है ना? हाँ, तो करंट करंट मतलब क्या? करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? सोचो ये एक वायर है ना? ये एक वायर है। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये फ्लो करते हैं, ये लोग फ्लो करते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना, वो यही होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कुछ चार्ज भरा हुआ है, कुछ चार्ज तो होगा ना। तो इसी इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है? अब जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक वायर के थ्रू जा रही है, तो ये जो जा रही है ना, इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? व्हेन द रेट ऑफ फ्लो, मतलब ये जो रेट है, जिस जिस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब सोचो कि अगर 20 इलेक्ट्रिक चार्जेस जा रहे हैं तो हम बोलेंगे 20 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है। हम मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम बताने के लिए एम्पियर का यूज करते हैं। इसको हम एम्पियर को हम कैपिटल एक में भी लिखते हैं, जैसे हम किलोमीटर को लिखते नहीं कि के एम लिख देते हैं। अगर 20 किलोमीटर लिखना है तो पूरा किलोमीटर नहीं लिखते, 20 के एम लिख देते हैं। वैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर लिखना हो तो हम लिख देते हैं 20 ए। ऐसे समझ गए? तो यही है, इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो रेट ऑफ फ्लो है ऑफ चार्जेस, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब करंट करंट क्या होता है? करंट का एक फॉर्मूला होता है। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज और टाइम। मतलब हमें करंट निकालना है, तो सोचो मैंने तुम्हें कहा कि जो 20 चार्ज, अब जैसे मैंने तुम्हें कहा कि हम करंट को, मतलब अगर हमें करंट लिखना है, करंट को हमें हम किससे बोलते हैं? हम लिख देते हैं ए। करंट को हम ए लिख देते हैं। पर अगर हमें अपना चार्ज लिखना है, चार्ज लिखना है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं। हम उसको लिखते हैं क्यू। ठीक है ना? हम उसको क्यू लिखते हैं। तो अगर हमें अगर करंट निकालना है तो हमें चार्ज और टाइम पता है। जैसे मैंने तुम्हें कहा, इस वायर में से 20 कूलम ऑफ चार्ज गया। क्यू मतलब 20 कूलम, चार्ज को हम 20 कूलम कूलम बताते हैं। तो सोचो मैंने कहा 20 कूलम ऑफ चार्ज गया इस वायर में से, और कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो अब मैं तुम्हें पूछू करंट क्या है, तो तुम क्या चार्ज कितना हमारा 20 ऊपर रखोगे, और नीचे हमारा टाइम रखेगा कितना? वो नीचे सेकंड में रहेगा, टाइम हमेशा सेकंड में। मैंने तुम्हें 2 सेकंड दिया है, अगर मैं 2 मिनट देता तो तुम नीचे क्या लिखते हैं? 120, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते। पर यहाँ पे मैंने 2 सेकंड दिया है तो तुम ऐसे 2 लिखोगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो इस करंट कितना है? 10 एम्पियर। 10 क्या है? 10। और एम्पियर को कैसे लिखते हैं? ए लिख देते हैं। क्लियर है? तो इससे हम वो निकाल लेते हैं। इजी था इतना, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी था, ये इजी था। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, 1 मिनट फटाफट। हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि करंट, तो करंट का फॉर्मूला तुम ये लिख लेना। ठीक है ना? करंट क्यू अपॉन टी, क्यू उसमें से चार्ज हो गया, टी हो गया। और जहां पे मैंने तुम्हें लिख भी दिया, आई रिप्रेजेंट फॉर करंट, क्यू एंड टी रिप्रेजेंट फॉर चार्ज एंड टाइम। बहुत इजी है। अच्छा, अब इन सब की एसआई यूनिट की बात करते हैं। जैसे हम अगर अपने डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। वैसे ही इन सब चीजों का भी एसआई यूनिट होता है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर बताया मैंने तुम्हें।
चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ये भी बताया। और टाइम सेकंड में। ऐसा यूनिट मतलब अगर तुम्हें ये देखो, ये दोनों चीजें तुम्हें एम्पियर और कूलम में देंगे 10th में, पर अगर ये टाइम तुम्हें मिनट या आवर्स में दे दे तो तुम पहले उसको ये ऐसा यूनिट में लाओगे, मतलब सेकंड्स में लाओगे। बहुत लोग ये करते हैं, तुम्हें पेपर में देते हैं 5 मिनट है तो तुम उसको 5 ही लिख रहे हो, 5 नहीं, उसको 60 से मल्टीप्लाई अगर वो सेकंड में आ गया फिर उसको 300 लिखो, जहां पे भी तुम्हें इसको यूज करना है टाइम को। टाइम हमेशा तुम्हारा सेकंड में आना चाहिए। तो ये तुम्हारा ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, अब एक कूलम होता है ना, उसके एक जो एक कूलम मैंने तुम्हें बताया, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक वायर में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। अब मैंने तुम्हें बोला अगर 20 उसमें 20 कूलम चार्ज था ना, 20 कूलम चार्ज मतलब ही 6 × 10⁸ मतलब एक कूलम में देख रहे हो ना, 6 × 10⁸, 10⁸ का 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलम में। एक कूलम में 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने भी कूलम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतने इलेक्ट्रॉन्स है उतने चार्ज में, समझ गए। अच्छा, ये तो चलो हुई करंट की बात, चार्ज की बात, टाइम की बात। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अब तक बचपन से सुना होगा ना, कि एक ये बैटरी है 18 वोल्ट वाली, ये बैटरी है 9 वोल्ट वाली, ये सब सुना होगा ना। वो जो वोल्ट होता है ना, वही एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब एक बैटरी है, अगर तुम बैटरी लगाओगे, सोचो, तुमने वो बच्चों ने सर्किट बनाया होगा ना, जो तुम दो सेफ्टी पिन लेते थे और मतलब उन दोनों को जोड़ते थे तो लाइट जल जाती थी, उन दोनों को हटाते थे तो लाइट चली जाती थी। तो सोचो अगर उसमें तुम वो बड़ी वाली मोटी वाली बैटरी ना लगाते तो क्या वो चलती? नहीं चलती, ऑब्वियसली। क्यों नहीं चलती? क्यों इसलिए नहीं चलती, वो बैटरी एक वर्क करती है, बैटरी पुश करती है चार्जेस को कि जाए और वो पास करे और उस सर्किट को मतलब काम करने में मदद करे, मतलब वो बल्ब जले। बैटरी पुश करती है, बैटरी एक वर्क लगाती है। पिछले क्लास में पढ़ा है ना 9th में, वर्क कब होता है? जब एक पुश हो उसमें से एक कंडीशन क्या होती है, पुश या पुल, एक फोर्स लगे। तो ये बैटरी जो होती है वो एक वर्क करती है। ये वर्क करती है किसको? चार्ज को। मतलब एक चार्ज अगर एक जगह पे रुका हुआ है उसको पुश करती है पीछे से कि वो चार्ज आगे फ्लो करे, और चार्ज आगे फ्लो करेगा तो करंट आएगा, और करंट आएगा तो बल्ब जल जाएगा। इजी है। इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो वो जो वर्क डन हो रहा है ना, जो वर्क लगा रही है, जितना भी जूल्स का जो वर्क लग रहा है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पर वो जूल्स नहीं लिखते हैं, हम उसको वोल्ट लिखते हैं। वोल्ट लिखते हैं, ठीक है। इजी था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे करंट का फॉर्मूला क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब कितना वर्क हुआ, वर्क डन को मैंने v लिखा है, ठीक है ना। और चार्ज को मैंने क्या लिखा है? q लिखा है। चार्ज को हम q लिखते हैं। बहुत बढ़िया है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लिखते हैं? v में लिखते हैं। इजी है। और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है ना। बताया मैंने तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। बढ़िया। अच्छा, अब दो डिवाइसेस है, तुम्हारे बुक में भी लिखा होगा, एक वोल्ट मीटर, एक होता है एम मीटर। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया करंट का ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर था। तो एम्पियर से याद रखो एम। एम एम मीटर मतलब एम्पियर। और एम्पियर किसका था? करंट का। तो एम मीटर जो है वो करंट को नापता है। मतलब जो एम मीटर है, अगर तुम एक सर्किट में एम मीटर लगाते हो तो वो बता देगा उस सर्किट में कितना करंट है, ठीक है ना, कितने एम्पियर ऑफ करंट है। अगर तुम किसी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाते हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ये वोल्ट मीटर इसकी ये पिक्चर है, और ये है एम मीटर की पिक्चर, ठीक है। ये दोनों तुम्हें दिख गए होंगे। तो यही दोनों है, इसको मतलब देख लेना, ऐसे ही करके मेजर करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया वोल्ट मीटर और ये हो गया एम मीटर। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो जाए, ये सब हो जाए, अब आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं कहूंगा चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, मतलब इसी से शुरुआत है, या मतलब यही तुम्हारा भी मेन शुरू हो रहा है। वो तो तुम्हें बस जानने की थोड़ी बहुत बात थी, बाकी सब क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ओम्स लॉ होता क्या है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, और उसके ऊपर ये लॉ का नाम रखा गया। ये लॉ कहता क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम v लिखते हैं, और क्या बोला है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला साइन लगाओ, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, करंट को हम आई लिखते हैं। बहुत बढ़िया। हम मतलब ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। सोचो, मैंने एक सर्किट लिया, उसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, मतलब बैटरी 9 वोल्ट की थी, अब मैंने उसको 18 वोल्ट की कर दी, तो करंट भी पहले अगर 20 एम्पेयर का था अब वो 40 एम्पेयर का बहेगा, मतलब डबल। अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़े तो वो भी बढ़ेगा, मतलब इक्वल इक्वल, ठीक है ना। यही चीज कहती है, यही क्या कहता है, ये ओम्स लॉ यही चीज कहता है। इसको मैं इधर आराम से लिख देता हूँ, ये चीज याद रखना।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब इसी से एक फॉर्मूला आता है, देखो अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अगर ये V नीचे मतलब ये I नीचे आ जाए, I अगर ऐसे नीचे आ जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, एक कांस्टेंट के, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इक्वल्स टू एक कांस्टेंट। मतलब अगर हम ये दोनों प्रोपोर्शनल में थे और इन दोनों को अपॉन में लिखते तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब वो सेम ही रहेगा। सोचो पहले मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर वोल्ट, अगर एक मिनट ये थोड़ा अंधेरा हो गया क्या, पता नहीं मुझको, हाँ मैंने तुम्हें कहा अगर वोल्ट अगर 20 है, 20 वोल्ट है, तो करंट भी कितना होगा, 20 एम्पियर होगा। मतलब अगर प्रोपोर्शनली देखा, अगर ऐसा है तो अगर 20 है तो वो भी 20 है, पर अगर हम दोनों को से अपॉन में ले आए तो वो हमेशा 1 1 होगा। सोचो वोल्ट 20 था तो करंट 20 था, अब सोचो वोल्ट 40 हो गया तो करंट कितना होगा, वो भी 40 हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल है क्योंकि। अब सोचो मैं किसी भी कंडीशन ले लूं, ये 20 वाली कंडीशन ले लो, दोनों को अपॉन में रख दो तो कितना आएगा आंसर, 20 20 करके 1 आ जाएगा। 40 40 ले लो, वो भी 1 आ जाएगा। कोई और नंबर ले लो, दोनों सेम है, उसको रख लो, 1 आएगा। मतलब 1 एक क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो चाहे कोई भी वो ले लो कांस्टेंट ही, मतलब वो 1 ही आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे v की आएगी, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मतलब सेम सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसी उसी जो कांस्टेंट होता है ना, उसको हम एक और टर्म देते हैं, उसका नाम है आर, उसको हम आर लिखते हैं। आर को बोलते क्या है, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये इधर आर का, और ये इसी से फॉर्मूला बनता है, देखो v अपॉन आई इक्वल्स टू आर है। अब अगर आई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर, ये वाला चीज हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर। और उसमें से आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है वायर की, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसी का ये जो क्या था, ये ओम्स का एसआई यूनिट क्या है, इसका ओम, जिसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये ऐसे सा, ठीक है ना, बस यही है ओम्स का, ओम का एसआई यूनिट। अब एक ओम क्या है, एक जैसे हम करंट निकाल रहे थे अभी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वैसे ही ओम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब एक ओम का फॉर्मूला है वोल्ट अपॉन एम्पियर, जैसे मैंने तुम्हें बताया वोल्ट अपॉन करंट, ये v अपॉन आई था। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। अगर हमें मुझे, और ये किस चीज का इक्वल है, ये है रेजिस्टेंस के इक्वल। रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम लिखते हैं, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट कहा मैंने, ओम है। अब वो एक ओम एक वोल्ट और एक एम्पियर के इक्वल होगा, है ना, एक वोल्ट एक एक ओम एक वोल्ट और एक एम्पियर के इक्वल होगा, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इजी था। अच्छा, अब दो डिवाइस आते हैं, एक तो रियोस्टैट और एक आता है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट क्या करता है, रियोस्टैट ना मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करता है। रेजिस्टेंस है क्या, तुम सोचो एक वायर है, उसमें से अगर तुमने करंट पास करा, और पंखा तुमने सोचो 5-10 किलोमीटर दूर रखा है, और इसमें से करंट पास करा, तो वो पंखा 2-3 सेकंड बाद चला, ठीक है। एक और तार ली, सेम उतनी दूरी पे एक पंखा रखा, और यहाँ पे जब ऑन करा तो वो 5 सेकंड में जाया। मतलब टाइम लगा ना इसको मतलब दूसरे वाले वायर को ज्यादा टाइम लगा ना, मतलब उसको, मतलब कोई चीज उसको रोक रही होगी ना वायर में से। अगर तुम लोग सोचो, तुम लोग ऐसे हाथ लेते हो अपना और यहाँ से बर्फ गिराते हो, एकदम से तो नहीं गिरा, थोड़ा सा टाइम लगा। तुम बर्फ की जगह अब वहां से कोई मेटल की बॉल गिराते हो, कौन सा ज्यादा तेज जाएगी, बर्फ की मेटल की बॉल। ये सोचने वाली बात है, कमेंट करके बताना। ये तुम कह सकते हो कि बर्फ ज्यादा स्लिपरी था तो वो ज्यादा जल्दी जाएगा, पर मेटल ज्यादा भारी था, मेटल में ज्यादा ग्रेविटी, तो मेटल ज्यादा जल्दी जाएगा। मेटल की बॉल अगर भारी वाली हुई तो मेटल की बॉल ज्यादा जल्दी गई। मतलब मेरे ही जो हाथ थे उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन लगा नहीं पाए, तो मेटल की बॉल इसलिए ज्यादा जल्दी गई। पर बर्फ के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो बर्फ थोड़ा सा रुक सा गया, है ना। तो वैसे ही जो दूसरी वाली तार थी उसने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स, वो फोर्स क्या है, वही फोर्स ही रेजिस्टेंस है, वो फोर्स ही रेजिस्टेंस है। अब उस रेजिस्टेंस को मतलब बिना उस तार को चेंज करे, अगर रेजिस्टेंस को हमें चेंज करना है तो एक डिवाइस आता है रियोस्टैट, ये चेंज कर देता है। ये मतलब अब तुम बोलोगे ज्यादा कर दो रेजिस्टेंस और अब कम कर दो, तो वो कर देगा एक लिमिट तक, ये ऐसा नहीं बिल्कुल ही खत्म कर दे रेजिस्टेंस, फिर तो वो मतलब बात ही नहीं बनती। थोड़ा मतलब एक लिमिट तक कम ज्यादा कर सकते हैं। एक और डिवाइस आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है, वो करंट को, मतलब हमने 9 वोल्ट की ही बैटरी लगाई है, वोल्ट हमारी 9 वोल्ट की ही है, पर वो कभी उसको बढ़ा भी सकता है वोल्ट को, और उस वोल्ट को कम भी कर सकता है, दोनों तरफ कर सकता है। पर हम बिना बैटरी को चेंज करें तो एक बढ़िया चीज है ना, ये तो बिना बैटरी चेंज करे तुम्हारा अगर ये काम हो रहा है तो वह इजी पड़ जाता है, तो वो यही चीज कर सकता है। अच्छा, अब जब मैंने बताया रेजिस्टेंस के बारे में, अब रेजिस्टेंस ना किस चीजों पर डिपेंड होता है, किसी चीजों पर, थोड़े बहुत चीजों पर डिपेंड होता है, वो हम थोड़ा जान लेते हैं।
किन किन चीजों पे वो डिपेंडेंट होता है। देखो पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें, हाँ तो पहले वो डिपेंड होता है लेंथ पे। अगर लेंथ मतलब वायर अगर 5 किलोमीटर लंबी है और एक वायर है 3 किलोमीटर लंबी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होगा, 5 वाले जो ज्यादा लंबी वायर है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब अगर लंबी वायर है तो रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा, छोटी वायर है तो रेजिस्टेंस में कम होगा। जो जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस में उतना उतना ज्यादा होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटाई कितनी है। अगर तार पतली है तो उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तार अगर इतनी मोटी है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो ना। अगर तार इतनी है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। और अगर तार अगर इतनी है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। मतलब मोटाई पे अगर ज्यादा मोटा है तो कम रेजिस्टेंस होगा, कम मोटा है तो ज्यादा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे उल्टा हो गया ना, यहाँ पे अगर ये लेंथ बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, तो कौन सा साइन आता था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन आता है, जिसको हम ऐसे मतलब जो भी लिखना है वो 1 अपॉन करके लिख देते हैं। जैसे एरिया को हम ए लिखेंगे, ठीक है ना, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। या इसको यहाँ रेजिस्टेंस को यहाँ लिखना और एरिया को यहाँ लिखना, ठीक है ना, ऐसे करके करना होता है। बस यही था। तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तुम्हारी बुक में एक टेबल होगी, उसमें सारा में लिखा होगा कि ये वाला इस वाले मेटल में इतना रेजिस्टेंस है, इस वाले मेटल में इतना रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड भी करता है कि कौन से वायर में बहुत जल्दी पास होगी। जैसे कॉपर की वायर, उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत जल्दी पास कर जाती है। पर अगर उसी के अलावा कोई और मेटल है, आयरन का वो ले, तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो वो थोड़ा कम मतलब थोड़ा धीरे पास करेगा। बस यही सब चीज होती है, ठीक है ना। तो अभी पार्ट 1 के लिए तो इतना ही है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन मार लेते हैं हम क्या क्या पढ़ा हमने। पहले इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद हमने पढ़ा करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम, उसको हम इसमें ऐसे कैसे लिखते हैं। फिर एसआई यूनिट तीनों के, करंट का एम्पियर है, चार्ज कूलम और टाइम सेकंड्स है। कूलम, कूलम में एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो चीज, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जो वर्क डन हुआ उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है। अब एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और एमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और उसी से एक फॉर्मूला आया V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें R कांस्टेंट है और R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और उसका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है। अब एक ओम को निकालने के लिए हम 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर रखते हैं। रियोस्टैट एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आती है, सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने के काम आती है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो करंट को मेजर, करंट को काम करने के काम आते हैं। तो करंट को चेंज कर सकते हैं बिना मतलब जो बैटरी है वोल्टेज जिससे वहां ज्यादा से वोल्टेज आ रहा है उसको बिना चेंज करे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से काम चला सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि एक तो अगर लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मोटाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब बहुत लोग पूछते भैया मटेरियल ऑफ कंडक्टर याद करें, तो एक काम करो, तुम लोग ना एक बार बस पढ़ लेना कि मतलब सबसे ज्यादा वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा किसमें से वो होता है रेजिस्टेंस किसमें, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें। वैसे मेरे हिसाब से आता नहीं है ज्यादा, एक बार पढ़ लेना सेफ साइड रहने में। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो एक बार याद करके चलना, पढ़ लेना। और पार्ट 2 शायद कल या आज में ही आ जाए, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी मिलते हैं अपनी अगली पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।